हमारे देश का नाम और हमारे कौम का नाम मैं रोशन करूँगी। मुझे नेक्स्ट ईयर कॉमनवेल्थ मास्टर गेम्स ऑस्ट्रेलिया में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि हमारे वालिद नहीं थे और मेरी अम्मी जान को मतलब इतना पता नहीं था दुनियादारी के बारे में, तो तब से मुझे कुछ ख्वाहिश थी कि मुझे कुछ कर गुजरना है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं यहाँ पे वॉक के लिए जा रही हूँ, तो मुझे ऐसे टॉर्चर फील हो रहा है इन लोगों की वजह से। तो उनके नाम नहीं पता थे मुझे। यहाँ तक कि मेरे ज़िंदगी में जितना भी दर्द देखा है, उस दर्द को मैंने फ्यूल बना के ऊपर उठने की कोशिश मैंने किया है। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। साला डिजिटल पर आप सबका खैर मकदम है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमारी मेहमान हैं वेट लिफ्टिंग चैम्पियन खुदसिया नज़ीर। खुदसिया नज़ीर किसी तारुफ़ की मोहताज तो नहीं, उनके एजाज़ में दिए गए अवार्ड्स ही उनका तारुफ़ हैं, जिनमें पावर वुमेन अवार्ड फ्रॉम लेड इंडिया फाउंडेशन 2019, स्पोर्ट्स अचीवर अवार्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2022, मल्टी टैलेंटेड एंड वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी for Global Peace USA in 2022, Jai Kisan Jai Jawan Award by Senior Leader B.C. Patil in 2023, Willows Eve Women's Achiever Award in 2023 by Taj Vivanta, ICN Award by Australian delegates in 2022. Khudsiya is awarded as Iron Lady of India in 2023. Khudsiya represented India in weightlifting in Asia Pacific Masters Games 2023 in Jeonbuk of South Korea and has bagged 3 gold medals for India on 16th May 2023. Filhal, Khudsiya is working in Accounts Department KSRTC, Central Office, Bengaluru. Khudsiya is also the Secretary for International Forum for Anti-Corruption from Government of India for Women's Wing, Women Empowerment and General Secretary for Karnataka Masters Games Association and promoting sports all over the state. In 2023, Khudsiya represented India in weightlifting in Asia Pacific Masters Games in Weightlifting Championship in Jeonbuk of South Korea, bagging 3 gold medals for India in May 2023. खुदसिया नज़ीर, साला डिजिटल पर आपका तहे दिल से खैर मकदम है। जी शुक्रिया मैम। खुदसिया, हमारे साला डिजिटल के नाजरीन को बताएं कि ये वेट लिफ्टिंग जो कैटेगरी है और ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए आपने इसी को क्यों चुना और आपकी इंस्पिरेशन कौन है इसके लिए? पहले मेरे इंस्पिरेशन से शुरू करना चाहती हूँ। मेरे इंस्पिरेशन है मेरे वालिद साहब, जो मैं 2 साल की बच्ची थी तब उनका इंतकाल हो गया था। तो वो नेशनल रेसलर थे, रेसलिंग में थे वो। तो उनके इंतकाल के बाद मैं जब स्कूल जाती थी तब स्कूल में सारे टीचर्स मुझे पहलवान की बेटी बुलाते थे। तो दैट एम्बेडेड इन माय माइंड। और मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना था। हमारे स्कूल, जब हम IBM स्कूल ऑफ बंगारपेट में मैंने तालीम हासिल की है, तो वहाँ पे इतना स्पोर्ट्स को अहमियत नहीं दे रहे थे। तो तभी से मुझे स्पोर्ट्स पसंद था। फिर मैंने वेट लिफ्टिंग क्यों चूज़ किया? वेट लिफ्टिंग इज़ अ टफेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। मेरी लाइफ में मैंने इतनी तकलीफ़ें देखी हैं कि जो वो स्ट्रगल था, जो वो दर्द था, कहीं मुझे वो
मतलब निकालना था उसको, तो मैंने वेट्स चूज़ किया और वो मेरा जो डिप्रेशन था तो मैं वेट्स उठा के उसको ख़त्म कर रही थी। तो आपने कहा कि आपकी लाइफ में एक तरह का डिप्रेशन था, एक तरह का जो है एक ये था, तो इसको ओवरकम करने के लिए आपने वेट लिफ्टिंग को, यानी उस बोझ को, उस दिमागी बोझ को कम करने के लिए आपने जो है वेट लिफ्टिंग को अपना करियर बनाया। ठीक है, तो अब आप बाकायदा तौर पे एक एम्प्लॉई हैं KSRTC में और एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी हैं, तो आप इन दोनों में बैलेंस किस तरह से मेंटेन कर पाती हैं? स्पोर्ट्स इज़ माई पैशन। जब आप बहुत पैशनेट होते हैं ज़िंदगी में तो कुछ भी कर जाएंगे। तो आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट माई स्पोर्ट्स। तो इसको बैलेंस करना पड़ता है, इसको बहुत डिसिप्लिन से रहना पड़ता है और 4 बजे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और एज़ पर टाइम शेड्यूल, मतलब कल जो मुझे करना होगा मैं आज ही उसको लिख के प्रिपेयर करती हूँ, शेड्यूल बनाती हूँ। तो उसके मुताबिक एवरी डे यू हैव 24 आवर्स, तो 24 घंटे एक इंसान के लिए उसका क्वालिटी टाइम प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत काफ़ी है। तो जैसा कि आपने बताया कि वेट लिफ्टिंग एक टफ मोस्ट कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स है, तो ये जो आपने टफ मोस्ट कैटेगरी को चुना, फिर उसमें अपने काम के साथ, अपने पैशन के साथ एक बैलेंस मेंटेन किया, अपने इमोशनल बोझ को कम करने के लिए आपने फिज़िकली जो है बोझ उठाना आपने प्रेफर किया, तो ये सारी चीज़ें जो है एक खाका पेश करती हैं आपकी पर्सनालिटी का। तो ये पर्सनालिटी बनाने में, जैसा कि आपने बताया कि आपके वालिद भी जो हैं एक तरह की इंस्पिरेशन है आपके लिए, तो इनके अलावा सोसाइटी का इसमें क्या रोल रहा, हमारे नाजरीन को बताएं। सोसाइटी का इसमें ज़्यादा हाथ नहीं है। मैंने बहुत ही पहले से कोशिश की और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मतलब 2018 से मैं कंपटीशन जा रही हूँ, तो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, मेरा सभी जगह गोल्ड मेडल ही हो रहा था। तो वो जो सर्टिफिकेट्स थे, अवार्ड से मैं लेके जाके उनको दिखा रही थी और उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए वक्त दीजिए, क्योंकि वेट्स उठाने के बाद बॉडी को रिकवरी होने के लिए वक्त देना पड़ता है, वरना नेक्स्ट लिफ्ट करने के तब इंजरी हो सकती है। फिर लास्ट ईयर मई तक किसी ने मुझे परमिशन नहीं दिया था, सिर्फ हमारे श्री अनबू कुमार MD जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ KSRTC, उन्होंने जो मेरी ख्वाहिश थी उसको उन्होंने एवरी डे 4 घंटे टाइम का उन्होंने प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया था मुझे। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने मेरे पर, इतने बड़े इंसान हो के, IAS ऑफिसर हो के, उन्होंने मेरे पर मुझ पर भरोसा किया और मुझे टाइम दिया। उसके बाद मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। खुदसिया, अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। अगर आप खुदसिया नज़ीर के नाम से गूगल करेंगे तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड का सारा इन्फॉर्मेशन आपको गूगल में मिल जाएगा। आपके लिए ये तजुर्बा कैसा था, अपने अल्फाज में आप बताएं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बेसिकली आई एम द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड हु हैव सेट दिस रिकॉर्ड। मेरा एक बेटा है मेरा 10 साल का, तो मेरा बेटा सिजरन सेक्शन से हुआ था, उसकी डिलीवरी C सेक्शन से हुई थी। तो वो सिजरन सेक्शन के बाद मैंने 300 किलो वज़न उठा के वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। तो ये एक सोशल अवेयरनेस के लिए किया है मैंने, एक लेडीज़ के इंस्पिरेशन के लिए किया है, क्योंकि एक माइंडसेट होता है लेडीज़ का। अभी जो लड़कियों का सिजरन हो रहा है तो उनका एक माइंडसेट उन्होंने बना लिया है कि हम लोगों की अभी मतलब एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, मतलब लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, लो एस्टीम फील करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अभी वो किसी भी काम के लायक ही नहीं है। तो ऐसा उनकी सोच ऐसी बन चुकी है। तो ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है ये एक मिथ है कि ये सच नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। तो अभी 70%, मोस्ट ऑफ द 70% डिलीवरीज आर C सेक्शन। जी, तो मेरा एक मैसेज है सोसाइटी को, लेडीज़ को, स्पेशली लेडीज़ को, कि माँ बनने के बाद हमारी ताकत और ज़्यादा हो जाती है। सुभान अल्लाह, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने कि माँ बन जाने के बाद ताकत ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो C सेक्शन से ही क्यों ना हो। और हमें
लो एस्टीम कभी नहीं करना चाहिए, हमें लो कॉन्फिडेंस नहीं फील करना चाहिए, अपने आप के ऊपर यकीन रखना चाहिए और ये उस यकीन को बनाए रखने के लिए लाइफ में कुछ करना चाहिए। और आपने लाइफ में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, उस यकीन को बनाए रखते हुए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया आपने। बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी सालार की टीम से भी आपको बहुत बहुत मुबारक है। इसके अलावा आपने जो मई में 3 गोल्ड मेडल्स कोरिया में, साउथ कोरिया में जो 3 गोल्ड मेडल्स हासिल किए, हमें वो तजुर्बा भी हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। हम सुनना चाहेंगे कि आपका ये तजुर्बा कैसा रहा। फरवरी 2023 में नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था वाराणसी में। तो ये बेसिकली 30 साल के बाद जो कैटेगरी होता है उनको मास्टर्स बोलते हैं। तो मुझे लाइफ में पहले से कुछ करना था, क्योंकि हमारे वालिद नहीं थे और मेरी अम्मी जान को मतलब इतना पता नहीं था दुनियादारी के बारे में। तो तब से मुझे कुछ ख्वाहिश थी कि मुझे कुछ कर गुजरना है मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी वेस्ट नहीं करना है। तो ये अपना एक चॉइस होता है कि लाइफ में कि आपको क्या करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से हमारी ज़िंदगी का डेस्टिनेशन हमें ही लिखना चाहिए। कैसे? हमारे हार्ड वर्क से, हमारे डिसिप्लिन से, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए लाइफ में कि कुछ बड़ा कर गुजर जाए। कब मेरा हरदम थॉट्स ना बहुत बड़े थॉट्स होते हैं, जैसे कि मैं हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, उनकी सुन्नतों के बारे में जानकर अमल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं आरजी और दुआ मदरसे में किया है मैंने। और जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे, उनकी ज़िंदगी के बारे में, स्वामी विवेकानंद और उनकी ज़िंदगी के बारे में, तो ये सब पढ़ के, और डॉक्टर किरण बेदी, मेरी कॉम, तो इन्होंने ना बहुत संघर्ष देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। सही बात। संघर्ष देखे हैं और वो संघर्ष से उन्होंने अपने आप को दबाया नहीं, उससे उठाया है, उन्होंने ऊपर उठाया है और उस ऊपर उठाने अपने आप को ऊपर उठाने की वजह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। सो दे हैव रिफॉर्म्ड द सोसाइटी एंड दे हैव ट्रांसफर्ड मेनी लाइव्स ऑफ द पीपल। तो मेरी पहले से भी बहुत बड़ी सोच थी, तो हमें ज़िंदगी में छोटा सोचना नहीं चाहिए, हमें कभी भी बहुत बड़ा सोचना चाहिए, बिकॉज स्काईज आर योर लिमिट्स। बिल्कुल जी। तो इसलिए मैंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, जो किसी ने नहीं किया है उस चीज़ को, दैट इज़ वेरी यूनिक, तो उसको मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड इसीलिए कुछ अलग करने की चाहत में मैंने किया था। और ये जो था साउथ कोरिया को जाने के लिए, तो अगर मेरे वालिद साहब ज़िंदा होते, आज मैं एक IAS ऑफिसर होती या एक ओलंपियन तो बिल्कुल होती थी। बिल्कुल जी। तो जो एक ख्वाहिश होती है तो उसको पूरा करना ही पड़ता है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी ख्वाहिश है। तो कोई नहीं आके पूछेगा कि आपकी फीलिंग क्या है, आपके जज्बात क्या हैं, कोई नहीं समझेगा। सो नोबडी केयर्स अबाउट यू, यू हैव टू केयर अबाउट योरसेल्फ। तो वाराणसी में मेरा नेशनल चैम्पियनशिप था, वहाँ पे मेरा गोल्ड हुआ वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद मैंने साउथ कोरिया का सिलेक्शन हुआ, जॉनबुक, जो जिनान एक वहाँ पे एक गांव है, तो जिनान में स्टेडियम वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुआ था जॉनबुक के। बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे साउथ कोरिया से। बहुत डेवलप कंट्री है और इंफ्रास्ट्रक्चर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वहाँ की आबादी सिर्फ 30 मिलियन है, उतनी बड़ी कंट्री की आबादी सिर्फ 30 मिलियन है और उन्होंने इतना डेवलप किया है कंस्ट्रक्शन से लेके, और जो साफ़ सफाई होती है उसमें, टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत ही आगे हैं। वहाँ पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री इज़ वेरी हाई। तो ओवरऑल आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तजुर्बा रहा आपका साउथ कोरिया का। हाँ, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कितने किलोज का वेट आपने लिफ्ट किया था? ये 130 किलो का वजन मैंने लिफ्ट किया था और बॉडी वेट कैटेगरी 87 किलोज था। और मुझे 3 गोल्ड मेडल हुए इंशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये अल्लाह का रहम करम और हमारे प्यारे हबीब का सदका है। तो मेरा मेहनत, जो मैंने मेहनत की है उस वो मैं इनको टच करके देखना चाहूँगी। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि इनको टच करना भी अचीवमेंट लग रहा है मुझे।
मेरे हिसाब से लाइफ में दो चीज़ें कभी वेस्ट नहीं होती है मैम। एक है नमाज, नमाज पढ़ने से, दुआ करने से वो कभी वेस्ट नहीं होती है, और हार्ड वर्क। आपका जो आप हार्ड वर्क करते हैं लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपको काम आता है। बेशक। तो ये दो चीज़ें कभी वेस्ट नहीं होती है। हर एक इंसान को भी बहुत मेहनती होना चाहिए और यकीन अल्लाह के ऊपर रहना चाहिए, उस हिसाब से सही रास्ते पे सही काम करना चाहिए। बेशक। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी खुदसिया कि जो इंसान आगे बढ़ रहा होता है, जो जद्दोजहद कर रहा होता है, ख़ुसूसन एक औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको नीचे करने वाले, उसको खींचने वाले बहुत होते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ था कि आपको लगा कि लोग आपको नीचे कर रहे हैं, आपके पर काटने की कोशिश कर रहे हैं? क्या रहा आपका तजुर्बा इस सिलसिले में? जब मैं कोलार पे थी तब मेरे फर्जंद पैदा होने के बाद मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था, 90 किलोस हो गया था। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको कंपलसरी वॉकिंग करना ही है, क्योंकि बॉडी में फ़ैट ज़्यादा अक्यूमुलेट हो गया है। तो इस वजह से मैं पूरा बुरखा पहन के, तो अभी भी बुरखा पहनती हूँ मैं, ऑफिस रोज़ बुरखा पहन के जाती हूँ। तो बुरखा नक़ाब पहन के, शू पहन के मैं स्टेडियम जा रही थी वॉक करने के लिए। वहाँ कम से कम एक 15-16 लेडीज़ बुरखा डाल के, बुरखा पहन के स्टेडियम आ रहे थे वॉक के लिए। अच्छा। तो हमारे माशरे के लोग जेंट्स, तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था कि लेडीज़ बुरखा पहन के स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं। तो उन्होंने सभी को डरा के धमका के अंदर नहीं आना है, बाहर वॉक करना है। हमारे ही कम्युनिटी के, ओके। हमारे ही कम्युनिटी के एक वहाँ पे बहुत सारे एक ग्रुप होती थी जेंट्स की, जो बहुत पहले सुबह आ जाते थे, थोड़ा बहुत वॉक करके बैठ के वहाँ पे गप्पे शप्पे मारते थे। तो वो लोग लेडीज़ को धमकाए करते थे कि यहाँ पे स्टेडियम नहीं आना है बुरखा डाल के। अच्छा। आपको मना, सख्त मना है, नहीं आना है, या लेडीज़ को, लेडीज़ मुस्लिम लेडीज़ स्टेडियम के अंदर नहीं आना है। अच्छा, ओके। तो वो उनको बहुत ज़्यादा धमकाया, तो वो उन्होंने बहुत 10 लोग आना छोड़ दिए स्टेडियम को 2 दिन के अंदर। फिर बचे थे 3-4, उसमें मैं एक थी। तो किसी ने मेरे तक आके नहीं बोला कि नहीं आना स्टेडियम, किसी ने हिम्मत नहीं की थी। लेकिन जब मैं वहाँ से चल रही थी, वहाँ से उनके जो लोग बैठे रहे थे वहाँ से गुज़र रही थी, तो वहाँ से वो लोग मतलब गंदी गंदी आवाज़ें करते थे, मतलब थूकते थे, ताने कसना वगैरह। हाँ, ये सब करते थे। तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था। तो एक दिन गाड़ी पंचर कर देते थे, टायर पंचर कर देते थे, एक दिन बैनेट टूटा हुआ रहता था। बहुत ही मुझे टॉर्चर फील हुआ। फिर एक दिन उन्होंने, जब मैं चल रही थी तो उन्होंने थूका और मुझे मेरा बुरा लगा। तो ऑब्वियसली कितना सहायेगा एक इंसान। फिर मैं एसपी मैडम के पास गई, दिव्या गोपीनाथ एसपी मैडम थी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कहाँ कौन सी किताब में लिखा है कि सिर्फ जेंट्स को ही सेहत चाहिए, लेडीज़ को नहीं चाहिए? बताइए मैडम जी, मैं यहाँ पे KSRTC में काम करती हूँ और मेरी डिलीवरी की वजह से मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं यहाँ पे वॉक के लिए जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा टॉर्चर फील हो रहा है इन लोगों की वजह से। तो उनके नाम नहीं पता थे मुझे। फिर मैडम ने ऐसा क़दम उठाया कि वो भी एक इंसिडेंट मेरे लाइफ में रहा कि मैं यहाँ तक आई और किसी को हेल्प करने के लिए मेरी एक तमन्ना है, मेरा एक अच्छा इंटेंशन है। तो मैडम ने अगले दिन कम से कम 20 पुलिस को ऑर्डिनरी ड्रेस में स्टेडियम में मतलब भेज दिया, डिप्यूट कर दिया। और एक दूसरी बहुत अहम बात ये थी कि 2 हिंदू लेडी कांस्टेबल्स को बुर्का डाल के वो उन्होंने स्टेडियम को भेज दिया। अच्छा जी। तो वहाँ पे वो लड़कियाँ, जो कांस्टेबल लड़कियाँ थी, बुर्का पहन के आई थी, वो क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना ये सब कर रही थी, क्योंकि वो लोग इनको ताना मारे या इनको डांटे, ये इस वक्त का वो वेट कर रहे थे। लेकिन उनको ऑलरेडी पता चल गया था। अच्छा। किसी ने बता दिया था कि ये पुलिस हैं। तो उन्होंने, जो लोग मुझे बोल रहे थे कि मतलब लेडीज़ को बोल रहे थे कि स्टेडियम नहीं आना है, मना करते थे, डांटते थे, डराते थे, तो वो लोग आना छोड़ दिए स्टेडियम को। अच्छा। आज दिन तक भी लेडीज़ बहुत आराम से स्टेडियम जाती हैं, वॉक करती हैं। बहुत सारा उनकी नंबर ऑफ लेडीज़ हैज़ बीन इंक्रीज्ड।
ब्यूटीफुल, ये तो बहुत जी। अच्छा तजुर्बा बयान किया आपने कि जी। एक तो मैंने ये उस तजुर्बे से मैंने ये सीखा कि एक हिम्मत, वन स्टेप, वन थॉट, यू नो, करेक्ट दैट कैन ट्रांसफॉर्म समबडीज लाइफ। करेक्ट, सो ऐसे मैंने समबड़ी हिम्मत क्या करके पूरे मैं गई। माशरे में तब्दीली लाई जा सकती है इस जी, तरह जी। के इक़दामात से। जी, जी। खुदसिया हमारे हिंदुस्तान की ख़वातीन और ख़ुसूसन मुसलमान ख़वातीन के लिए आप बतौर वेट लिफ्टिंग चैम्पियन क्या पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम ये देना चाहती हूँ कि फॉर मी देर आर टू वेपन्स इन लाइफ, वन इज़ एजुकेशन एंड वन इज़ स्पोर्ट्स। तो हर लड़की को एजुकेटेड होना चाहिए। अभी मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स दे आर गेटिंग ड्रॉप आउट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड या PUC। तो ये अच्छी बात नहीं है। हर एक लड़की को भी डिग्री तो कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है दुनिया में कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये दुनिया में मैं भी कुछ हूँ। तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी जी। पहचान बनानी ज़रूरी है। ज़रूरी है। जी। तो एक पर्पस ऑफ लाइफ होता है, हमारा ज़िंदगी का मकसद होता है, उसको पहचानना चाहिए बिल्कुल और उसको करना चाहिए। बिल्कुल। अभी जो कोई भी इंसान जो कुछ भी कर रहा है, जितना भी हार्ड वर्क कर रहा है, ही इज़ पुटिंग जस्ट 20% ऑफ हिज एफर्ट्स, स्टिल 80% ऑफ हिज एफर्ट्स आर रिमेनिंग। सो साइंटिफिकली इट हैज़ बीन प्रूव्ड। तो जब अल्लाह ताला हमें अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया है, हमें इतना ताकतवर बनाया है, तो हम इसको इतनी प्यारी ज़िंदगी दिया है अल्लाह ने, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा किया है, तो हम इसको वेस्ट क्यों करें? बजाय कि हम भी अच्छा जिए और हमारे वतन को भी कुछ करें, अच्छा नाम लेके आए वतन के लिए, या वतन की इकोनॉमी के लिए कुछ करें, और दूसरों को भी उससे नफ़ा पहुंचाए। लाइफ किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, स्पेशली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कब रहेंगी आप? जब आपके पास तालीम होगी। तो तालीम इज़ कंपलसरी फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। बेशक। और तभी आप ज़िंदगी क्या समझ सकते हैं, ज़िंदगी बहुत खूबसूरती तरीक़े से आप गुजार सकते हैं, और 4 लोगों में सर उठा के जी सकते हैं। और स्पोर्ट्स तो अभी लड़कियों से मेरी ख़ास दरख्वास्त है कि अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स तो सीखिए। स्विमिंग सीखिए, या बैडमिंटन जाइए, रनिंग जाइए, वेट लिफ्टिंग कीजिए, पावर लिफ्टिंग। दैट सो मेनी स्पोर्ट्स, मल्टीपल स्पोर्ट्स आर देयर। साइकिलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, जो आपको पसंद है, जो आपकी चाहत है, आपको उस स्पोर्ट इवेंट को चूज़ कीजिए। स्पोर्ट्स लाइफ में होना ही चाहिए। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स आर द मेन वेपन्स ऑफ लाइफ। अच्छा खुदसिया, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कहीं मैंने पढ़ा था कि ये जो वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग जो है, ये एक बहुत ही जो है अपनी ज़िंदगी को रोज़ाना ख़तरे में डालने के बराबर है। तो क्या ये सही है क्या, या फिर अपने आप को बेहतर करने के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालना पड़ता है? ये क्या है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें हमारे लिए। मैडम, इसको हम 2 नज़रियात से देखेंगे। एक होता है ज़िंदगी ख़तरे में डालना, तो वो होता है, उसको बुलाते हैं ईगो लिफ्टिंग। आपके जितने पोटेंशियल हैं, आप केपेबल हैं वेट्स उठाने के, तो उस हिसाब से आपको वेट्स लिफ्ट करना चाहिए। पहले अपने आप को, जो आप वेट्स उठा रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बिना जानकारी के आप जाके ज़्यादा वेट्स उठा लिए, क्योंकि अगर जिम में कोई दूसरा सामने वाला ज़्यादा वेट्स उठा रहा है, तब वो इसको मतलब ईगो पे लेके ये ज़्यादा लिफ्ट करने लगता है, तो उसको ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तब जान का धोखा भी हो सकता है। और उसको टेक्निकली बहुत साउंड होना चाहिए। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन टेक्निक्स। वो एक मूवमेंट होता है वेट लिफ्टिंग, एक स्नैच होता है और क्लीनिंग जर्क होता है, तो एक ही मूवमेंट होता है वो। तो उस मूवमेंट के लिए ना आपको बहुत सारे, एटलीस्ट एक 10 स्टेप्स होते हैं एक मूवमेंट के लिए। जी। एक स्नैच मूवमेंट के लिए एटलीस्ट आपको 10 वेरिएशंस होते हैं उसमें ऊपर जाने तक वेट। तो ऐसे ही हवा में नहीं जाता है वेट, तो वो टेक्निक सीखना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज तक एक भी इंजरी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इतना फोकस्ड रहती हूँ। अगर फोकस गया तो जान भी गई, सर भी गया। जी जी जी।
अच्छा, ये अपने आप को इतना फिट रखने के लिए यकीनन डाइट प्लान भी होता होगा आपका, तो इस बारे में आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। मेरा डाइट नेचुरल डाइट है। हम्म। मैं सब कुछ जो अल्लाह ताला ने हमें अच्छी ग़िज़ाएँ दी हैं उसका लुत्फ़ उठाती हूँ। मैं नेचुरल सब कुछ नेचुरल लेती हूँ, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट नहीं यूज़ करती हूँ। जैसे कि अभी ट्रेंड हो चुका है कि 8 दिन में बॉडी बन जाएगी या 10 दिन में बन जाएगी, तो स्टेरॉइड्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो लड़कों के दिमाग में ये आ गया कि लड़कों और लड़कियों भी वो भी ज़्यादा यूज़ कर रही हैं जो बॉडी बिल्डिंग में है, तो उनके दिमाग में ये है कि बिना स्टेरॉइड्स की बॉडी नहीं बनेगी। ओके, तो अगर लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा किसी भी इंसान को। अगर शॉर्ट टर्म आप शॉर्टकट लेंगे तो आपकी ज़िंदगी को धोखा हो सकता है। तो इसीलिए मैं एक मेडल के बाद भी अपनी ज़िंदगी होती है, अपने को कुछ करना होता है ज़िंदगी में। तो इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, प्रोटीन पाउडर लेती हूँ, और सोफेट जो मिल्क आता है, आलमंड मिल्क, और शिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चिकन, ग्रिल चिकन, ग्रिल फिश, वेजिटेबल्स और ग्रीन जूस। तो मेरा डाइट अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली बहुत अच्छा है, जिससे मुझे नेचुरली इतनी ताकत मिलती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। खुद से आपने बताया कि आपका सी सेक्शन हुआ है, तो सी सेक्शन के बाद आमतौर पे जो है कमर का दर्द वगैरह की तकलीफ़ होती है, अक्सर होने लगती है, तो आपका क्या तजुर्बा है कि आपको कमर का दर्द वगैरह कैसे आप इसको मैनेज कर पाती हैं? अगर आप एक्सक्यूज़ेस देते हुए अपनी लाइफ में कहीं बैठ जाएंगे या सिर्फ बहाने मारते रहेंगे लाइफ में कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे और आप लेथर्जिक फील करेंगे, मतलब सुस्त फील करते रहेंगे। इसके बदले में आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाएंगे। जो सी सेक्शन से गुजरे हुए थे लेडीज़, वो उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लोअर बैक पेन ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आज टाइम पास ऑन लोअर बैक पेन ज़्यादा हो जाएगा। तो उठना है, चलना है, फिरना है, सुस्त नहीं रहना है। तो यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि आपका लोअर बैक पेन जो है बहुत जल्दी ठीक हो गया आपके इन एक्सरसाइजेस की वजह से और वेट लिफ्टिंग की बाकायदा प्रैक्टिसेस की वजह से? जी, जो बॉडी स्ट्रेचिंग, मतलब योगा करते हैं, योगा से भी बॉडी पेन, मतलब सी सेक्शन के वो स्टिचेस का दर्द बहुत जल्दी कम होता है, लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग होता है उसमें। तो ये सब आसना करने से आप फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। और अगर जिम जाएंगे तो 1 साल के बाद वेट उठाना चाहिए। 1 साल तक आपको सिर्फ फिजिकल फंक्शनल वर्कआउट जो होते हैं उसको आप कर सकते हैं। अगर मेरी बात आ रही है तो सी सेक्शन के बावजूद मैं इतना वज़न कैसे उठा पाती हूँ, ये एक माइंडसेट है, ये एक एथलीट का माइंडसेट है, विच इज़ कॉल्ड मेंटल टफनेस। तो जो मैंने यहाँ तक कि मेरे ज़िंदगी में जितना भी दर्द देखा है, उस दर्द को मैंने फ्यूल बना के ऊपर उठने की कोशिश मैंने किया है। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ज़िंदगी में आज उस मुकाम पर हैं जहाँ पीछे पलट कर देखती हैं तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडल्स हैं। तो इतना कुछ आपने हासिल कर लिया है कि आपका जो है, आप इस मुकाम पर पहुंचकर आप क्या महसूस करती हैं? हमारे सीएम साहब श्री बसवराज बोम्मई जी ने मुझे हावेरी बुला के सम्मान किया था। 1 लाख रुपए कैश अवार्ड उन्होंने अनाउंस किया था। तो जब भी अवार्ड्स, मेरे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, तो जब भी मैं अवार्ड लेने के लिए जब स्टेज पे जाती हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और मेरी यही दुआ होती है कि या अल्लाह, ये जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, हमारे कौम की हर एक लड़की को भी ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके फ्यूचर प्लान्स और प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इसके बारे में हमें बताएं खुद से आप। मेरा नेक्स्ट मंथ जून 24 को मैं यूरोपियन मास्टर गेम्स वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के लिए फ़िनलैंड जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ भी इंडिया रिप्रेजेंट करूँगी। और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह के ऊपर कि मैं वहाँ से भी मेडल जीत के हमारे
हमारे देश का नाम और हमारे कौम का नाम मैं रोशन करूँगी। मुझे नेक्स्ट ईयर कॉमनवेल्थ मास्टर गेम्स ऑस्ट्रेलिया में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो इंशाल्लाह वहाँ भी मैं जाऊँगी। और मेरी तैयारी अभी पहले से भी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। बिकॉज यू विल गेट द बेस्ट वेट लिफ्टर्स इन द वर्ल्ड इज़ यूरोपियंस। अच्छा। जी, यूरोप में बहुत सारे वेट लिफ्टर, ऐसे वो सभी के घरों में बच्चे वेट लिफ्टिंग करते रहते हैं। अच्छा। सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए मेरा तैयारी बहुत ज़्यादा हो गई है। जी, आज यहाँ मेरे साथ मोहम्मद अमानुल्लाह जी हैं, जो मेरे कोच हैं। तो इन्हीं के वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं हमारे अमानुल्लाह सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये बिना फ़ीस के इन्होंने मुझे ट्रेन किया पास्ट 1 ईयर से। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह सर। वेलकम। और इट्स बीन प्लेजर and it is a very proud moment for me and for entire nation। तो ये बहुत गर्व की बात है कि इन्होंने साउथ कोरिया में 3 गोल्ड मेडल लाया है वेट लिफ्टिंग में। और 12 साल से मेरे एक्सपीरियंस में इनके जैसे इंथुजियास्टिक और जज्बे वाले लेडी मैंने नहीं देखा है। तो जिम में बहुत सारे लेडीज़ और है, और 12 साल से मैं भी बहुत सारे लेडीज़ को ट्रेन कर रहा हूँ। तो इनके उतने हार्ड वर्किंग और इनके जैसे वेट्स उठाने वाले मैंने नहीं देखा है। तो आई गॉट इम्प्रेस्ड और आई स्टार्टेड टू इंटरेक्ट विथ हर जब मैंने देखा कि ये वेट्स उठा रहे थे। बट फिर मैंने देखा कि थोड़ा टेक्निक्स इनके गलत थे, तो फिर मैंने इंटरेक्शन करना इनसे स्टार्ट किया और मैंने इनसे बात करना स्टार्ट किया। तो इनका गोल मैंने पता किया कि ये क्या करना चाह रहे हैं और किस मुकाम पे पहुंचना चाह रहे हैं। तो फिर जब हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर इनका गोल बहुत क्लियर था। इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना था इनको, और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में डिस्कशन हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे जज्बे वाले तो बहुत ही कम, क्या मैंने तो देखा नहीं है फ़िलहाल अभी 12 साल तक। तो इट वाज अ प्राइड फॉर मी टू ट्रेन हर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। टेक्निकल इश्यूज़ थे, उस पर करेक्शन करना था मुझे, क्योंकि ये पहले से ही वर्कआउट कर रहे थे और अच्छे से वेट्स उठा रहे थे। तो जब मैंने टेक्निकल इश्यूज़ इनके सही किए, तो इनका स्क्वाट और बाकी जो भी हम मेन मूवमेंट्स के लिफ्टिंग करते थे, उनका लिफ्टिंग स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद हम ठीक से प्लान आउट कर पाए, एक लेआउट बनाया कि ये 3 महीने में कहाँ पहुँच सकते हैं और 6 महीने में कहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये प्लान आउट करने के बाद इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू ट्रेन हर। और 8 साल से इन्होंने जो ट्रेनिंग लिया था, तो वो ट्रेनिंग के हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस काम आया कि मैं टेक्निकल इश्यूज़ पे इन पे काम कर पाऊँ। फीमेल्स नाउ, especially being in the Muslim community, we have seen that a lot of females have been struggling to achieve or come over or do something in the field of sports। तो मैं रीसेट जिम में काम करता हूँ, और ऑलरेडी जिम पे बहुत सारे लोग, फीमेल्स ही नहीं, बहुत सारे मेल्स भी इंस्पायर हो गए जो कम वेट्स उठाते हैं। वो लोग भी बहुत इंथुजियास्टिक हो गए कि हमें भी ऐसे ही लिफ्ट करना है करके। ग्रैब करो, और स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जहां आपको जो भी आप हार्ड वर्क डालोगे 100% आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे ही। तो मी बीइंग एज अ कोच, मुझे एक बहुत गर्व है अपने स्टूडेंट पे, दैट शी इज़ बीन एबल टू inspire a lot of people, and I believe shortly she'll be inspiring entire nation and the world also। जैसा कि खुदसिया नज़ीर ने कहा कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और इसमें भरपूर जद्दोजहद करें, कामयाबी हासिल करें, अपनी मदद करें, अपने माशरे में सबकी मदद करें। ये है हमारी खुदसिया नज़ीर का पैगाम, और ये थी हमारी आज की मेहमान खुदसिया नज़ीर। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सबीहा फ़ातिमा को इजाज़त दें।